ग्रेट मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, मैं भूपेश आनंद एक बार फिर आपके सामने आ गया एंड टुडेज लेक्चर नेम इज लेक्चर नंबर 3 एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट लेक्चर। बेटे, आज का लेक्चर अगर आप ये समझ लीजिए, पहले दो लेक्चर तो इंपॉर्टेंट थे ही, बट आज का लेक्चर ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर जो दो लेने वाला हूं, लेक्चर 4 और 5, इन दैट आई विल बी डूइंग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, और वो तभी समझ आएंगे अगर आज का लेक्चर आपने ध्यान से मेरे साथ फॉर्मेट्स प्रिपेयर किए। और आप सभी ने मेरे साथ लास्ट क्लास में एक कसम खाई थी बेटे, याद है कसम? कसम क्या थी कि वो जो इंफॉर्मेशन है, डेप्रिसिएशन, एक्रूअल, प्रीपेमेंट, इरिकवरेबल डेट, प्रोविजन, कॉन्टिजेंसीज, इनकम टैक्स, सेपरेट चैप्टर किया बेटे सभी इंफॉर्मेशन के लिए। उसका आप सभी ने जर्नल एंट्री पास कर दिया हुआ। और एक दूसरा होमवर्क भी था, दूसरी कसम भी थी कि आपने फॉर्मेट बनाने थे एज पर IAS 1 स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के। मुझे उम्मीद है, देखिए दुनिया उम्मीद पे कायम है और मुझे उम्मीद है, मैं आप पे ट्रस्ट करता हूं कि आपने बनाया होगा। तो आइए जल्दी से लेक्चर आज हम थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। आप अपना रजिस्टर जो जरूर ओपन करें बिकॉज आज लिखने का काम है। आज हम बहुत ज्यादा लिखेंगे और मैं बड़ी सारी स्लाइड्स दिखाऊंगा बेटे। आज का लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको हिला के रख देगा। मैं आपको ऐसी ऐसी बातें बताने वाला हूं। ग्रेट मॉर्निंग। प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, चैप्टर 17, लेक्चर 3। बेटे मैंने लिखा प्रैक्टिस मेक्स द मैन एंड वुमेन, दोनों को परफेक्ट करता है। करत करत अभ्यास से जड़मति हो तो सुजान। जब हम कोई काम करते हैं, करते रहते हैं और मन से करते हैं तो बेटा पूरी कायनात हेल्प करती है। आपने वो शाहरुख खान की ओम शांति ओम की मूवी देखी हुई है ना? मैं आज नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको उसका डायलॉग दोबारा सुनाने वाला हूं कि जब आप कुछ भी पाने की शिद्दत से कोशिश करते हो तो पूरी कायनात उसको आपको देने में मदद करती है। मैं भूपेश आनंद बेटा बिल्कुल आ गया, अपनी बातों पे आ गया। मैं आज चाहता हूं कि आपको बताऊं हाउ वी प्रेजेंट माय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैं प्रोसेस की बात करूंगा। इन द लास्ट लेक्चर आई हैव प्रिपेयर्ड वन फ्लो चार्ट, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। मैंने इनपुट बता दिया, आउटपुट बता दिया। आज और अभी आने वाले 2-3 लेक्चर्स मैं प्रोसेसिंग की बात करूंगा, दैट प्रोसेस कैसे करते हैं। बेटे छोले भटूरे हल्दीराम भुजिया वाला भी बनाता है, छोले भटूरे रेडी वाला भी बनाता है, बट दोनों में टेस्ट है, प्रोसेस दोनों का डिफरेंट है। हल्दीराम भुजिया वाला 200 रुपए की प्लेट बेचता है बेटे, 2 भटूरे, और दोबारा चने भी नहीं देता बेटे। और लाइन लग के लेते हो, आप खड़े होते हो, पहले पैसे देते हो, फिर लाइन में लगते हो, फिर छोले भटूरे मिलते हैं। और अगर जो सड़क के किनारे रोड वाला होता है बेटे, उसमें पहले आप बैठते हो, पहले खाते हो, फिर पैसे देते हो और छोले भी 2-3 बार मांगते हो। It means the point which I want to say you is that how you present your financial statements, how you present your chole bhature, that is more important. So today in today's lecture मैं भूपेश आनंद आपको यही बात बताने वाला हूं कि आप प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं अपनी चीजों को। प्रेजेंटेशन, ये जो फिरंगी हैं, अमेरिकन है, फिरंगी हैं बेटा, ये प्रेजेंटेशन जानते हैं, दैट हाउ टू प्रेजेंट देयर थिंग्स। तो आइए, प्रेजेंटेशन ऑफ फॉर्मेट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैंने डिवाइड किया 2 पार्ट्स में। वन इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड सेकंड इज स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। It means one is balance sheet and second is profit and loss statement. And I think in chapter 3 and 4 जब हमने अकाउंटिंग इक्वेशन किया था, in that chapter also I have told you that I can, the profit and loss statement is prepared for the year ending. Balance sheet is prepared as on because after every transaction my position changes. तो मैंने वहां पर बताया था व्हाई वी प्रिपेयर बैलेंस शीट फॉर एज ऑन एंड व्हाई वी प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस फॉर द ईयर एंडेड। अब मैं दोबारा नहीं बता रहा क्योंकि अभी हमें कुछ आगे चलना है बेटा। मैंने कहा कि बैलेंस शीट को बनाने के 2 तरीके हैं, एक पुराना जमाना, गया गुजरा जमाना, पिछली बातें, ट्रेडिशनल, और एक है नया जमाना, मॉडर्न IAS 1।
I will be telling you format for both, you know. Similarly, income statement can be prepared as per Purana Zamana and Naya Zamana, that is as per the new format. We will change the name as well. Earlier we used to say trading and profit and loss statement, account statement भी नहीं कहते थे, आजकल हम कहते हैं income statement और profit and loss statement और statement of comprehensive income. इसी तरह से बैलेंस शीट बोलते थे पहले, स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड यूजेस बोलते थे, बेटे नाम बदल गया. I will say statement of financial position because it is my position statement. तो आप लिख ले बेटे. आज आप बिल्कुल भी कोताही मत करना, आज आप सबने लिखना है. प्रेजेंटेशन फॉर्मेट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, SOFP, SOCI, SOFP पुराना नया, SOCI पुराना नया. आइए जी, मैं परफॉर्मेंस स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं बिकॉज आई हैव टोल्ड यू वी विल कैलकुलेट, वी विल प्रिपेयर टू टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स. वन इज परफॉर्मेंस एंड सेकंड इज पोजीशन. व्हेन आई से परफॉर्मेंस, आई वांट टू कैलकुलेट द परफॉर्मेंस, आई वांट टू कैलकुलेट द प्रॉफिट, एंड इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय टू मेथड्स. वन इज द ओल्ड मेथड व्हिच यू आर डूइंग इन द क्लास 11th एंड 12th. बेटे वहां बनाते थे ना ट्रेडिंग अकाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट निकालते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. आज हम वही कंसेप्ट फॉलो करने वाले हैं, डबल एंट्री सिस्टम, बट हम उसको बनाने का तरीका हमारा अलग हो जाएगा. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम. तो प्लीज मेरे दोस्त, सेकंड पॉइंट को हेडिंग लिखें, ऊपर लिखें परफॉर्मेंस स्टेटमेंट. लिखें बेटे परफॉर्मेंस स्टेटमेंट में 2 एरो डालें. पहला एरो है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पुराना मेथड है. फिर दूसरे एरो में लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड, बेटे देखिए 2 स्टेटमेंट बनती हैं, 2 चीजें आती हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, बिकॉज देयर आर सो मेनी इनकम विच आर नॉन रिकरिंग इन नेचर, विच आर नॉट रियलाइज्ड. जैसे आप रिवैल्यूएशन करते थे तो दैट इज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन द रिवैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन द डेरिवेटिव्स. अभी मैं बताऊंगा डेरिवेटिव्स क्या होते हैं. एंड अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन द फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसलेशन. देखेंगे बेटा, सब देखेंगे, कुछ FR में देखेंगे, कुछ F7 में देखेंगे, कुछ यहाँ पर देखेंगे. एंड स्टेटमेंट ऑफ दिस, तो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आई विल बी ब्रेकिंग इनटू 2 पार्ट्स. one is operating income, second is other than operating income, and total will be the total profit for the year. तो जल्दी से आप ये एरो, ये डायग्राम बनाएं. मैं रुकता हूं, मैं रुकती, आप लिखती, परफॉर्मेंस स्टेटमेंट लिखती, एरो बनाती, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम लिखती, उसके 2 पार्ट्स करती, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखती, एंड यू हैव टू राइट डाउन स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम. इसमें क्या क्या आइटम्स आएंगी आपके लेवल के लिए, रिवैल्यूएशन सरप्लस को ध्यान रखिए. जब आप F7 में आएंगे तो फिर मैं बताऊंगा. अभी आ जाइए ऊपर, हेडिंग लिखिए फॉर्मेट. बेटे आपने नए फॉर्मेट IAS 1 के बेसिस पे बनाया है. एट द टाइम यू आर डूइंग इन 11th और 12th, और नहीं भी करते थे, मान लें आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो बेटे आप पहले ज़माने में हम इस तरह से बनाते थे, T फॉर्म में, जैसे लेजर अकाउंट बनाते हैं ना, बिल्कुल इन द सेम फॉर्मेट वी राइट डाउन. And we know that expenses and losses have the debit balance and incomes and gains have the credit balance. तो बेटे लेजर की ये वाली साइड डेबिट होती है, ये वाली साइड क्रेडिट होती है. जिसका डेबिट बैलेंस होता है उसको डेबिट में डाल देते हैं, जिसका क्रेडिट बैलेंस होता है उसको क्रेडिट में डाल देते थे, T फॉर्म में बनाते थे. आप सभी बना रहे हैं, आपने कसम है आपके ऊपर अगर आपने प्रिपेयर नहीं किया. डेबिट साइड में लिखिए ओपनिंग स्टॉक, फिर लिखिए परचेजेस, फिर लिखिए वेजेस, फिर लिखिए कैरेज इनवर्ड. क्रेडिट साइड में लिखिए सेल्स, फिर लिखिए क्लोजिंग स्टॉक. मोटी मोटी आइटम्स बता दिए, 99% यही होती है. क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं क्योंकि सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है. चलिए लिखिए. अब जो ट्रेडिंग अकाउंट से बैलेंसिंग फिगर आएगी, जो बैलेंस आएगा, बिकॉज हम टोटल करते हैं, टोटल करने में बैलेंसिंग फिगर आती है. बेटे क्रेडिट बड़ी होगी, इनकम बड़ी होंगी, एक्सपेंसेस कम होंगे तो प्रॉफिट ही तो आएगा. बेटे उस प्रॉफिट का नाम अभी नेट प्रॉफिट नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट बोलते थे, मोटा मोटी प्रॉफिट. because there are so many, because this profit is after factory expenses, after manufacturing, you know. But along with the manufacturing expenses, we have incurred office expenses, we have incurred selling expenses, we have incurred distribution expenses. So those expenses we generally debit in profit and loss account. So we transfer this gross profit from debit to this credit side of profit and loss account. And in the debit side, we write down rent, salaries, repairs, depreciation, accruals, all that, you know, provisions. और मैंने हाईलाइट किया है इरिकवरेबल डेट्स को, डेप्रिसिएशन को, अक्रूवल्स को, प्रीपेमेंट्स को, प्रोविजंस को,
इनकम टैक्स को। बेटे ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है जिसका आपने एंट्रीज पास किया है, मुझे मालूम है आपने किया है। एक बच्चा हंस रहा है, उसने किया नहीं है, वो हंस रहा है, वो बेवकूफ़ है बेटा। जो ज़्यादा चालाक बनते हैं ना, विद्या नहीं आती उनको। रेंट, सैलरीज, रिपेयर्स, irrecoverable, depreciation, accrual, prepayment, provision, income tax. After that again we will total it and the balancing figure will be, if coming in this side, it means credit side is more than debit. तो बेटे इस बैलेंसिंग फिगर का नाम है नेट प्रॉफिट, and this net profit will be directly transferred to balance sheet because it is a part of capital, it will be a part of equity. हम इसको इक्विटी में ट्रांसफर कर देंगे। अभी आप पहले बताइए, यहां तक सबने लिख लिया? बेटे मैं इस समय, आप अपनी बात करें, मैं आपको अपनी बात बता रहा हूं, पेपर में ये नहीं आने वाला, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज यू मस्ट बी नोइंग दैट व्हाट आर द ओल्ड फॉर्मेट्स। अब हम नए फॉर्मेट्स में क्या कर रहे हैं, क्या चेंजेस है, कैसे होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है जी, आइए मैं आ गया जी। एज पर IAS 1 फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। Now I have just told you that the new name is SOCI, that is Statement of Comprehensive Income. Now it is composite of two parts. One is Profit and Loss Statement and second is Other Comprehensive Income. पहले आप Statement of Profit and Loss बनाएंगे और इसको हम horizontal form में बनाएंगे. We will not prepare in the T form. पहली बात, IAS 1 ये कहता है कि आप इसको horizontal form में बनाएं. It means it should not be prepared in the T form. ऐसे 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 ऐसे। तो आप पहले क्या लिखें, आप पहले लिखें रेवेन्यू। जैसे हमने क्या किया, क्रेडिट को पहले लिखा, डेबिट को नीचे लिख दिया। अभी हमने क्या किया था, देखिए ये क्रेडिट साइड थी, ये डेबिट साइड थी, तो मैं क्रेडिट को ऊपर ले लूँगा, फिर डेबिट को ले लूँगा। ये क्रेडिट ऊपर आ गई, फिर डेबिट नीचे आ गई। बेटे क्रेडिट साइड मैंने ऊपर ले लिया, डेबिट साइड नीचे ले लिया, रेवेन्यू स्लैश सेल्स। अब एक्चुअली भी आप देखें ना, तो ये कॉस्ट ऑफ सेल्स ही है, इसका टोटल करें तो इसका टोटल करें, अभी मैं आपको इसके भी नोट लिखवाऊंगा, अभी आपको नोट लिखवाऊंगा, इसका टोटल करें तो दिस इज कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो देखिए रेवेन्यू और सेल्स माइनस, जो ब्रैकेट में होता है ना बेटे, माइनस करते हैं। आप दोबारा फॉर्मेट बनाओ, एक बच्चा कहता है मैंने पहले बनाया था, दोबारा बनाओ, यू विल बी गेटिंग मोर बेटर क्लैरिटी। लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स बेटे उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, दिस इज नेम्ड एज ग्रॉस प्रॉफिट। अब आप ये बताइए, ग्रॉस प्रॉफिट हमने वहां भी निकाला था, यहां भी निकाला था, वहां पे टी फॉर्म में बनाया था। अब आपने बड़े हो गए बेटे, अब आप बड़े हो चुके हैं, अब हम यूरोपियन बातें करेंगे। वी विल टॉक ऑफ IAS 1। हम ग्रॉस प्रॉफिट इस तरह से निकालेंगे, सेल्स और रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या क्या आएगा, उसका एक अलग से वर्किंग नोट बनाएंगे, वी विल सी टू दैट। ठीक है जी, उसके बाद हम आ गए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इन दैट वी जनरली डेबिट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, रेंट, सैलरीज एटसेट्रा, है ना, इलेक्ट्रिसिटी, प्रिंटिंग, डेप्रिसिएशन। सो दैट इज बाइफिकेटेड इनटू टू हेड्स। एक को हमने कह दिया एडमिनिस्ट्रेशन, जो ACCA क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट को पैसे मिलेंगे, दैट इज सैलरी, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट फॉर अ कंपनी। हिंदुस्तान लीवर इज पेइंग फॉर दैट। सो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इट मीन्स जो फिनिश गुड्स हमने डिस्ट्रीब्यूट किए लोगों को, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। इसके बाद बेटे ये दोनों लेस कर दिया ब्रैकेट में, ये दोनों कॉस्ट लेस कर दी, दोनों एक्सपेंसेस लेस कर दिए। देन द फिगर विच वी हैव कैलकुलेटेड, बड़ी कॉम की फिगर है बेटे उस फिगर का नाम है प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट, और हम इसको EBIT भी कहते हैं। F7 में बताऊंगा इसका कितना इंपॉर्टेंस है EBIT का, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इट मीन्स दैट प्रॉफिट विच इज ओनली थ्रू ऑपरेशंस, जो ऑपरेशन से हुआ, जो ऑपरेशंस की वजह से हुआ, जो मेरा मेन धंधा था, मेन धंधो, उस धंधों की वजह से जो प्रॉफिट हुआ उसको हम कहते हैं EBIT। अब देखिए उसके बाद मैंने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टमेंट इनकम लिखा एंड फाइनेंस कॉस्ट लिखा। इन्वेस्टमेंट इनकम का मतलब है कि मैंने कहीं पे इन्वेस्ट किया था, मैंने किसी कंपनी के शेयर्स लिए थे, और आई हैव टेकन आई हैव इन्वेस्टेड इन अ लोन स्टॉक, तो मुझे वहाँ से इंटरेस्ट मिला, डिविडेंड रिसीव्ड हुआ, रेंट मिला, सो दैट इज माई इन्वेस्टमेंट इनकम बिकॉज आई हैव इन्वेस्टेड इन दैट। सो दैट इन्वेस्टमेंट इनकम विल बी
will be added after calculating EBIT because investment income is not my operationals. बेटे वो मेरी ऑपरेशन थोड़ी है, वो तो मेरे पास सरप्लस पैसे थे, मैंने इन्वेस्ट कर दिए. एक तो धंधे की इनकम, उसको हमने कह दिया EBIT. धंधे की इनकम में नॉन धंधे की इनकम ऐड कर दी, दैट इज इन्वेस्टमेंट इनकम ऐड कर दी. एंड फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट पे किया बिकॉज वी हैव इशूड लोन नोट्स, वी हैव बोरोड द मनी, लोन, लॉन्ग टर्म लोन, सो वी मस्ट हैव पेड इंटरेस्ट ऑन दैट, सो दैट इंटरेस्ट इज सब्ट्रैक्टेड. फाइनेंस कॉस्ट को हमने लेस कर दिया. इन्वेस्टमेंट इनकम को ऐड करना है बेटे, मैंने गलती से ब्रैकेट लगा दिया. ब्रैकेट का मीनिंग ये है कि माइनस करना है, बट इन्वेस्टमेंट इज इनकम बेटे. उसके बाद आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स. मैंने हाइलाइटर से पीले कलर से हाईलाइट कर दिया है. देखिए ऊपर मैंने सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट को हाईलाइट किया. कैसे आया ग्रॉस प्रॉफिट? सेल्स रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है जी. उसके बाद मैंने हाईलाइट किया EBIT को, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को. फिर मैंने हाईलाइट किया प्रॉफिट बिफोर टैक्स. पहले था प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मैंने इंटरेस्ट का इफेक्ट ले लिया, तो उसके बाद फिगर जो बची दैट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसको भी हाईलाइट कर दिया येलो कलर से. अब बस बेटे टैक्स लेस कर दो तो बैलेंसिंग फिगर बच जाएगी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आराम से. दिस इज प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द पीरियड फॉर विच आई एम प्रिपेयरिंग. इसमें अभी हमने अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऐड करनी है. मैंने आपको बड़ा डिटेल में बताया था एट द टाइम ऑफ नॉन करंट एसेट दैट व्हाट आई मीन बाय अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम. एट द टाइम आई वाज डूइंग रीवैल्यूएशन सरप्लस. मैंने कहा था रीवैल्यूएशन सरप्लस का मतलब है प्रॉफिट होना, बट दैट प्रॉफिट इज नॉट बीइंग रियलाइज्ड. और मुझे आज भी याद है, मैंने एग्जांपल दिया था, द हाउस इन विच यू आर लिविंग 5 लाख का लिया था, 5 लाख मिलियन का था या जो भी वैल्यू थी, आज हो गई 5 प्लस समथिंग. तो बेटे जो प्लस समथिंग है उसको आप इंजॉय थोड़ी कर सकते हैं बिकॉज दिस इज अनरियलाइज्ड. So that profit which is non-recurring, that income which is non-recurring and which is unrealized, अभी कैश में नहीं आई, उसको बेटे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कहते हैं. मुझे लगता है मैंने बड़ा डिटेल में बताया था. तो बेटे प्रॉफिट एंड टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो लास्ट स्लाइड में था उसको यहाँ ले आए. फिर मैंने उसके नीचे एक नई स्टेटमेंट बनाई, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम. इसमें कौन से आइटम लिखते हैं? आइटम्स विच विल नॉट बी क्लासिफाइड टू प्रॉफिट लॉस इन द फ्यूचर पीरियड. इसका मतलब ऐसी आइटम्स जो भविष्य में नहीं होंगी. ये नॉन वेरिएबल आइटम है, नॉन रिकरिंग आइटम है. एक बच्चे को नींद आ रही है, वो पानी भी नहीं पी रहा, उसके थप्पड़ मारने का दिल कर रहा है मुझे बेटे. एक तो मैंने कहा फॉर्मेट बना के आइए, आपने फॉर्मेट आए, एक दो बच्चों ने नहीं बनाए, फिर भी मैं बना के दिखा रहा हूँ, मैं खुद बना रहा हूँ, जबकि मेरे पास इसकी PPT स्लाइड्स भी हैं, अभी दिखाऊंगा. बेटे मेरे पास तो इसकी मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है. अगर मुझे आपसे प्यार नहीं होता, सोचने की बात है, अगर मुझे आपसे प्यार नहीं होता तो मैं इन्हीं फॉर्मेट को दिखा देता. ये देखिए जूस नोट्स में मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ है, SOFP, SOCI, SOE सब बनाया हुआ है बेटे. तो इसका मतलब जब आप हाथ से करते हैं तो आपको बड़ी सारी अंडरस्टैंडिंग में इंक्रीज हो जाता है. प्लीज़ आप सभी के सभी बच्चे अपने हाथ से बनाएंगे. मैं फिर रिपीट करता हूँ, आपको बड़ा इंजॉयमेंट मिलेगा, लॉजिक्स ज़्यादा क्लियर होंगे. इसमें बेटे 4-5 आइटम्स आती हैं, मैंने बस अभी 2-3 ही लिखी है, एक नहीं लिखी. वैसे जो सबसे पहली आइटम है आपके लेवल में, F3 के लेवल में, जब उसको समझ लीजिए, गेन भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी. गेन / लॉस ऑन प्रॉपर्टी, revaluation in the year. Gain / loss on the property, revaluation in the year. इसका मतलब आपने किसी प्रॉपर्टी को रिवैल्यू किया, उसकी वैल्यू बढ़ गई. बेटे अभी हमने बेची थोड़ी है, नो डाउट प्रॉफिट हो गया है. हाथी के दांत दिखने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं. बेटे प्रॉफिट है, बट प्रॉफिट का भी अगर हम बाइफिकेशन करें तो रियलाइज प्रॉफिट कितना और अनरियलाइज प्रॉफिट कितना. दिस प्रॉफिट इज अनरियलाइज्ड. बेटे हम क्या करेंगे, जो इनकम अभी मिली नहीं है, बस दिख रही है. बेटे आप ऐसे खुश होते जा रहे हो. अगर हमने उसको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना दिया तो आपको लगेगा प्रॉफिट ह्यूज हो गया तो डिविडेंड दे देंगे, बट एक्चुअली दिस इज नॉट रियलाइज इन कैश, तो इट इज नेम्ड एज अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम. इसलिए हम लिख रहे हैं गेन / लॉस ऑन प्रॉपर्टी रिवैल्यूएशन और फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन. ये देखेंगे, आपको नहीं भी पता तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है जी. गेन और लॉस ऑन डेरिवेटिव्स अभी लिख दीजिए. फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन, सम कंपनीज दे डील इन फॉरेन करेंसी लाइक इन्फोसिस, उनको पेमेंट ही आती है डॉलर्स में. अब वो डॉलर से रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे, रुपये और डॉलर का रेट चेंज होता रहता है, उसकी वजह से लॉस है प्रॉफिट को हम बोलते हैं प्रॉफिट और लॉस ऑन फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन. सिमिलरली देयर आर सम डेरिवेटिव्स वी विल बी डूइंग इन F9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट.
बेटे वो भी मैं सब्जेक्ट लेता हूँ, उसमें बताऊंगा व्हाट आई मीन बाय डेरिवेटिव, व्हाट आई मीन बाय ऑप्शन, व्हाट आई मीन बाय फ्यूचर, व्हाट आई मीन बाय फॉरवर्ड, एंड इन दैट आल्सो वी अर्न प्रॉफिट और लॉस एंड दैट इज अगेन एनालाइज। आप बिल्कुल टेंशन लेने का नहीं, भूपेश आनंद के साथ रहने का, ठीक है जी। इट इज नेम्ड एज टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर। इट मीन्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में अगर मैं ये प्लस कर दूं या माइनस कर दूं, जो भी आएगा, प्लस कर दूं अगर गेन है और माइनस कर दूं अगर लॉस है, प्लस कर दूं अगर गेन है और माइनस कर दूं अगर लॉस है, तो बेटे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इन तीन चीज़ों का इफेक्ट लेने के बाद जो भी ड्रामा बचेगा उस ड्रामे का क्या नाम है? टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर। आराम से, कोई जल्दी है ही नहीं बेटे, जल्दी किस बात की यार। पुराना फॉर्मेट इसलिए बनाया था कि आपको समझ आ जाए। पहले क्या करेंगे, आप क्रेडिट साइड को लिखेंगे, क्रेडिट साइड में क्या है? सेल्स। क्रेडिट साइड में क्या है? रेवेन्यू। उसके बाद आप क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखेंगे। इसमें क्या होता है? जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस होते हैं, फैक्ट्री एक्सपेंसेस होते हैं, जो फैक्ट्री से रिलेट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेट करते हैं, उनको हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। जैसे रॉ मटेरियल कंज्यूम, जैसे डायरेक्ट लेबर, जैसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे फैक्ट्री लेबर, जैसे फैक्ट्री डेप्रिसिएशन, ऑल विच इज रिलेटेड विद दैट फैक्ट्री, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, जो आप ट्रेडिंग में डेबिट करते थे, आजकल हम उसको कॉस्ट ऑफ सेल्स में लिख रहे हैं, ठीक है जी। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, तो उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट लेस कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर ईबीआई, इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसके बाद इंटरेस्ट का इफेक्ट ले लेंगे, इंटरेस्ट मिला तो ऐड कर देंगे, इंटरेस्ट दिया फाइनेंस कॉस्ट है, फाइनेंस चार्जेस है, वी हैव डन इन कैपिटल स्ट्रक्चर, लेस कर देंगे। बैलेंसिंग फिगर बचेगी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स लेस कर दो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसके बाद उसमें अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऐड करनी है, उसमें एक ही आइटम ध्यान रखो, प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव। चलिए जी, मैं आगे चल पड़ा। सर कहाँ जा रहे हैं? बेटे आपको क्या बताऊं मैं, आपको अभी पोजीशन स्टेटमेंट भी बतानी है। इफ आई वांट टू फाइंड आउट द पोजीशन स्टेटमेंट, एक बच्चा कहता सर आज क्वेश्चन भी कराएंगे, नहीं बेटे आज फॉर्मेट को क्लियर करेंगे। अभी मैंने बड़ी सारी पीपीटीज दिखानी है, आई हैव प्रिपेयर्ड वेरी ब्यूटीफुल पीपीटीज। जब आप वो देखेंगे ना तो आपको लगेगा यार भूपेश आनंद ने क्या क्या करा दिया। वो मैं जनरली यूज करता हूँ F7 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, अभी नहीं कर रहा, या इसमें AFR एडवांस, जो आप प्रोफेशनल लेवल में करेंगे, AFR एडवांस प्रोफेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। स्टिल एक आपको ट्रेलर दिखाऊंगा उसका। फॉर्मेट ऑफ पोजीशन स्टेटमेंट्स में बैलेंस शीट का दूसरा नाम है, पुराना नाम बैलेंस शीट है, और आई कैन से इट एज स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेस एंड यूजेस ऑफ फंड। सुना होगा नाम आपने, स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेस एंड यूजेस ऑफ फंड, और आजकल हम इसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो बेटा आप प्लीज लिख लो, मैं 1 मिनट के लिए रुकता हूँ। Format of position statement, format of position statement, format of position statement can be bifurcated into 2 parts. One is balance sheet, एक ही बात है बेटे, पुराना तरीका है, पुराना नाम है, पुराने संस्कार हैं, पुरानी बातें। बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड यूजेस एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है जी। अब देखिए जी, बैलेंस शीट पुराने जमाने में इस तरह से बनाई जाती थी। एक तरफ हम लिखते थे सोर्सेज ऑफ यूज ऑफ फंड, पैसे कहाँ से आए, पहली बात। दूसरी बात, बैलेंस शीट मैंने जैसे बताया था आपको चैप्टर 3 एंड 4 में अकाउंटिंग इक्वेशन के हेल्प से, दैट बैलेंस शीट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट, एंड आई डिड सम इलस्ट्रेशंस आल्सो टू एक्सप्लेन दैट व्हाई बैलेंस शीट इज एज ऑन। सो आई एम नॉट डिस्कसिंग नाउ, so you have to again see that accounting equation lecture, then you can remind, then you can recollect it. But in the liability, in this side, left hand side, we name it as equity and liabilities, or just liabilities, or sources of use, sources of fund। पैसे कहाँ से आ रहे हैं बेटे? या तो कैपिटल से आ रहे हैं, लाला जी के आ रहे हैं, या हमने उधार लिए। कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स नहीं होता, तो एक साइड में लिखेंगे कैपिटल और लाइबिलिटीज, और दूसरी साइड में क्या लिखेंगे? एसेट्स। अब देखिए कैपिटल एंड लाइबिलिटीज में हम सबसे पहले क्या, पहले ज़माने में क्या लिखते थे? कैपिटल लिख दिया। रिटेन अर्निंग का मतलब है पिछले ज़माने के इतने सारे आपने पिग्गी बैंक में जो पैसे रखे हुए हैं, दैट प्रॉफिट, दैट रिजर्व, दैट इज नेम्ड एज रिटेन अर्निंग। लॉन्ग टर्म लोन्स, जो आजकल हम लोन नोट्स बोलते हैं, डिबेंचर्स बोलते हैं, क्रेडिटर्स, अकाउंट्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड इनकम, ये सभी कुछ हम शो करते थे बेटे लाइबिलिटीज एंड कैपिटल में और सोर्सेज ऑफ कैश में। अब हम आ रहे हैं यूजेस में। व्हाट आर द यूजेस? ये पैसे आए तो कहाँ यूज किया आपने?
बेटे हमने क्या किया, उसके प्लांट खरीद लिया, उसका फर्नीचर खरीद लिया, कुछ अभी भी पैसे पड़े हैं, कुछ बैंक में हैं, कुछ अभी लेने हैं हमने किसी से, उसके बाद हमने कुछ की प्रीपेमेंट कर दी, कुछ क्लोजिंग स्टॉक है, लास्ट में दिस बैलेंस विल टेल। एक बच्चा ना इंतज़ार कर रहा है कि बैलेंस शीट का पुराना फॉर्मेट में प्रिपेयर करूँ या नहीं करूँ। बेटे मैंने कहा अगर आप बनाएंगे तो आपके कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होंगे, आगे आपकी मर्जी है बेटा। मैं आ गया जी, नया फॉर्मेट, नया दौर, एज पर IAS 1 how we will prepare a statement of financial position now, but now they have changed the format, you know. So firstly we will be writing down assets. Within assets we will be bifurcating between non-current assets and current assets, and I have already told you which asset or what are the benchmarks, which criteria on the basis of which I will say that this is the current asset and this is non-current asset in chapter number 7 and 8. अभी मैं बार बार डिस्कस नहीं करूँगा बेटे, फिर तो सिलेबस ही खत्म नहीं होगा। तो आपको पता है नॉन करंट एसेट किसको कहते हैं, आपको पता है करंट एसेट किसको कहते हैं, इसलिए मैं अभी बोलता नहीं। मैं जस्ट ये कहता, पहले आप लिखते टोटल एसेट्स, फिर उसमें नॉन करंट एसेट, फिर उसके बाद थोड़ा सा जगह छोड़कर करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में सबसे प्यारा एसेट आपको पता ही है, हम 2 कॉलम्स बना रहे हैं वैसे, इनर आउटर। आई थिंक इन स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऑल्सो, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखिए मैंने उसमें भी 2 कॉलम्स बनाए हैं, शायद बताया नहीं बेटे, मेरी गलती है। ये देखिए, ये एक इनर कॉलम बनेगा, एक आउटर बनेगा। इनर क्यों बनेगा, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन होती हैं, एडजस्टमेंट्स होती हैं, उसका इफेक्ट हम देखेंगे, तो जिनका इफेक्ट आएगा उसको हम मार्किंग करेंगे और उस मार्किंग को हम इनर कॉलम में लिखेंगे, मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है जी। तो बेटे यहां पर आ गया मैं, नॉन करंट एसेट्स में पहली चीज आ गई प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट्स, इंटेंजिबल्स, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9 लिख लें आप, नॉन करंट एसेट्स। अच्छा आपको पता ही है विच एसेट्स आर नेम्ड एज नॉन करंट एंड विच एसेट्स आर नेम्ड एज करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में क्या क्या लिखेंगे आपको क्या बताऊं बेटे, चैप्टर ही कर लिया हमने, चैप्टर 6 इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, चैप्टर 11 या 12 था, प्री पेमेंट्स, चैप्टर 7 किया हुआ बेटे, हमने सब किया है। आप देखिए, अब इस तरह से मत कहना, आप ऐसे मूड खराब करोगे तो मेरा बड़ा मन खराब हो जाएगा। इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर आपने, बेटे आप समझ रहे हैं ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, प्री पेमेंट, कैश, टोटल एसेट्स आ गए। बेटे एसेट्स के 2 ही भाग होते हैं ना, नॉन करंट, करंट। पहले नॉन करंट लिखेंगे फिर करंट लिखेंगे, नॉन करंट जो है नॉन करंट के ब्लॉक में लिख देंगे, करंट जो है करंट के ब्लॉक में लिख देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। इसके बाद हम आएंगे बेटे नेक्स्ट, कहाँ, पहले हम बनाते थे कैपिटल एंड लायबिलिटीज, अब हम क्या करेंगे उसको स्टेटमेंट फॉर्म में बनाना है। तो वी विल फर्स्टली राइट डाउन इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड। बेटे पहले हम लिखेंगे इक्विटी और लायबिलिटीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज। इसका मतलब इक्विटी एंड लायबिलिटीज में 3 ब्लॉक्स बनेंगे, 3 ब्लॉक्स बनेंगे। पहला ब्लॉक एज पर IAS 1 बनेगा इक्विटी के ऊपर। बेटे मैंने बताया था ना, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल से शेयर प्रीमियम, इरिडीमेबल प्रेफरेंसेस। चैप्टर 12 में बताया था प्रेफरेंसेस कैन बी रिडीमेबल और इरिडीमेबल। अगर रिडीमेबल है तो लोन नोट्स, इरिडीमेबल है तो इक्विटी, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स। बेटे वो सब कुछ हम इक्विटी में दिखाएंगे। तो आप ऊपर लिख लीजिए, ऊपर कहाँ लिखना है, ऊपर लिखना है, कहाँ लिखना है बेटे, यहाँ लिखिए, ऊपर लिखिए इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। बेटा ये एक्चुअली में सोर्सेज ऑफ फंड वाला ब्लॉक है, बट अब नाम सोर्सेज ऑफ फंड यूज नहीं करेंगे, वी विल यूज इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, इररिडीमेबल प्रेफरेंशियल कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिवैल्यूएशन सरप्लस, रिटेन्ड अर्निंग्स, पुराना जमाना, पुराने एसेट्स, पैसे जो आते आ रहे। लिखते लिखते ही याद करा दूंगा बेटे, बस आप मेरी बात मानो तो सही, आप चालाक बनते हो ज्यादा यार। अभी भी कुछ बच्चे नहीं लिख रहे, बेवकूफ है ना वो। नॉन करंट लायबिलिटीज उसके बाद लिखेंगे। आई थिंक आई हैव टोल्ड यू विच लायबिलिटीज आर नेम्ड एज नॉन करंट एंड विच आर करंट, सो आई विल नॉट बी डिस्कसिंग नाउ दैट विच दिस इज नॉट करंट, 12 महीने अकाउंटिंग पीरियड, दिस 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 ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे 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 ऐसे, दीज आर नॉन करंट, दीज आर करंट। नॉन करंट में मैंने लिखा लोन नोट्स और रिडीमेबल प्रेफरेंसेस, और करंट में क्या लिखेंगे पता है यार, अब क्या बोलूं, ट्रेड पेबल है, प्रोविजंस है, अक्रूवल्स है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, सब लिख देंगे बेटा, देख लो। टोटल ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और आपको पता है सोर्सेज ऑफ फंड और यूजेज ऑफ फंड सेम होना चाहिए। इसका मतलब टोटल एसेट्स का टोटल जिसमें नॉन करंट और करंट हैं उसका जोड़ किसके बराबर आना चाहिए, इक्विटी, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी के। लास्ट है बेटा, ये मैंने बोला नहीं था आपको बनाने को, बट आप बना लें, अभी जान के नहीं बोला, मैंने कहा इतना सारा होमवर्क हो जाएगा आप कैसे करोगे, अब आप बना लो बेटे। बेटे आप प्लीज देखो देखो लास्ट है, अगर आप ये बना लेते हैं
अब अगर आप ये बना लेते हैं तो बेटा मुझे अच्छा लगेगा, मैं क्या बताऊं। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, जैसे अभी आपको मैंने बताया ना, इक्विटी में क्या क्या आता है, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, इरिडीमेबल शेयर प्रीमियम, रिवैल्यूएशन, इसका हम क्या करेंगे, एक अलग से स्टेटमेंट बना देंगे, क्योंकि बायबैक भी हो सकता है, बोनस शेयर्स भी हो सकते हैं, राइट शेयर्स भी हो सकते हैं, शेयर प्रीमियम भी हो सकता है, बेटा देयर आर सो मेनी ट्रांजैक्शंस विद इन दैट, सो इट इज बेटर एज पर IAS 1 if you prepare a separate statement for that and that is named as statement of changes in equity। बेटे उसमें मैंने 4 कॉलम बनाए और आखिरी कॉलम तो टोटल का है, वैसे टोटल 6 कॉलम है। पहला कॉलम है पर्टिकुलर्स का, ठीक है जी, दूसरा कॉलम है शेयर कैपिटल का, तीसरा कॉलम है शेयर प्रीमियम का, क्योंकि दैट शेयर कैपिटल कैन बी इशूड इन शेयर प्रीमियम ऑल्सो, इन प्रीमियम ऑल्सो। थर्ड कॉलम इज रिवैल्यूएशन सरप्लस बिकॉज दैट इज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट दैट इज डायरेक्टली विल शोन टू इक्विटी। फोर्थ कॉलम इज रिटेन्ड अर्निंग्स एंड फिफ्थ इज टोटल। बेटा इरिडीमेबल प्रेफरेंशियल कैपिटल नहीं लिखा आपके लिए मैंने यहां पर, इक्विटी, प्योर इक्विटी लिखो ना बेटा, लिखो ना, मैं खड़ा होकर टाई पहनकर इतनी आपके लिए कर रहा हूं, आप क्या लिखेंगे नहीं, लिखो मेरे बेटे। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, शेयर कैपिटल का पहला कॉलम बना दीजिए, शेयर प्रीमियम बता दीजिए, रिवल पेपर में मैं कैसे करना है मैं बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 से, हाउ यू विल सॉल्व द क्वेश्चंस, उसके टेंशन छोड़ दो, अभी जो कर रहे हो गिव 100% इन दैट। तो बेटे बैलेंस देखो, ओपनिंग बैलेंस है बेटे, बैलेंस ऑन 1 जनवरी का मतलब है ओपनिंग बैलेंस। देखो ओपनिंग बैलेंस से शुरू कर रहे हैं और लास्ट में आएगा बैलेंस ऑन 31 दिसंबर, दिस इज क्लोजिंग बैलेंस। ऊपर वाला है ओपनिंग बैलेंस, ठीक है जी, ये ओपनिंग बैलेंस है, दिस इज ओपनिंग बैलेंस, दिस इज ओपनिंग बैलेंस, और जो नीचे है दैट इज क्लोजिंग बैलेंस। ये बेटे क्लोजिंग बैलेंस है, ये बेटे क्लोजिंग बैलेंस है। बड़ी सिंपल सी बात है, आप कोई लेजर अकाउंट बनाते हो तो ओपनिंग से स्टार्ट करते हो, क्लोजिंग की तो आता है, बट इन दिस वी आर नॉट प्रिपेयरिंग टी फॉर्म, हम स्टेटमेंट फॉर्म में बना रहे हैं बेटे। IAS 1 में सब कुछ स्टेटमेंट फॉर्म में दे दिया उन्होंने। आइए जी, फर्स्ट पॉइंट है बैलेंस ऑन द 1 जनवरी, ये तो गिवन ही होगा, गिवन होगा, ये भी गिवन होगा बेटे, ओपनिंग तो सभी के गिवन होंगे, अगर होंगे तो लिख देंगे, क्या टेंशन है। इसका मतलब पहला वाला ओपनिंग बैलेंस में तो लिखने का दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद इफ यू हैव इशूड एनी शेयर्स इन दैट ईयर, यू नो न्यू इक्विटी शेयर्स, न्यू ड्यू टू राइट इशू, बोनस इशू, जैसे भी आपने नए शेयर्स इशू किए हैं तो बेटा फिर यहां लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। इसका मतलब पहला कॉलम इक्विटी शेयर कैपिटल का तो टोटल आ गया, खत्म हो गया काम, दो ही चीजें आई, ओपनिंग बैलेंस प्लस न्यू शेयर्स इशूड। अब नेक्स्ट कॉलम आ गया बेटे शेयर प्रीमियम का। अच्छा ओपनिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट इफ यू हैव इशूड न्यू शेयर्स दैट कैन बी इशूड एट पार और दैट कैन बी आल्सो बी इशूड एट प्रीमियम, बट दे कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो उस केस में अगर प्रीमियम है तो वो ऐड कर देंगे बेटे, उसका टोटल कर देंगे, हो गया काम। बेटा रिवैल्यूएशन सरप्लस थर्ड पार्ट है, ओपनिंग बैलेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। स्टिल इफ इन द दिस ईयर यू हैव डन सम रीवैल्यूएशन, अगर आपने कोई रीवैल्यूएशन किया है, इफ यू हैव अपवर्ड और डाउनवर्ड प्रॉपर्टी, तो बेटे उसमें प्रॉफिट भी हो सकता है, गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। तो बेटे आप देखिए रीवैल्यूएशन सरप्लस की अगर कोई एंट्री आ रही है तो मैं डायरेक्टली उसको यहाँ दिखाऊंगा और मैंने नीचे टोटल कर दिया, दो आइटम्स आ रही है बेटे सब में, रिटेन्ड अर्निंग्स, ओपनिंग बैलेंस तो होगा, इस बार का नेट प्रॉफिट ये कहां से आया बेटे, बेटे ये जो आया ना नेट प्रॉफिट, ये वहीं से आया बेटे, SOCI टोटल प्रॉफिट फॉर द ईयर जो मैंने निकाला था, ये देखो, ये देखो, ये क्या लिखा है मैंने, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर, ये यही वाला प्रॉफिट है, डायरेक्टली स्टेटमेंट ऑफ शोइंग इन इक्विटी में चला जाएगा, ये यहां पर आ गया, ये यहां पर आ गया, ये रहा नेट प्रॉफिट, ठीक है जी। अगर डिविडेंड दिए हैं तो लेस कर देंगे बेटे, ये माइनस है, लास्ट में तो क्लोजिंग बैलेंस आ गया यार, क्या दिक्कत है? सबका टोटल करते जाओ, सबका रोज का कॉलम वाइज टोटल कर दो तो बैलेंस एज पर क्लोजिंग स्टॉक आ गया। अब मैं आपसे कहता हूं उसके साथ साथ लास्ट पॉइंट है, फिर मैं अपनी PPT सिखाऊंगा, कुछ लिखना ही नहीं है बेटे, कुछ नहीं लिखना है इसके बाद। इट मींस इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 से या 5 से कर रहे हैं, 2 लेक्चर्स में डिवोट कर रहा हूं, आपको पूरे क्वेश्चंस कराऊंगा। उसमें हमने क्या करना है, SOFP बनाएंगे, SOCI बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस नहीं बनाएंगे, एंड वी विल प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तीनों बहुत ईजी है, तरीका क्या होगा मैं बताऊंगा। Sometimes you have to write down the disclosure notes also because at the time of preparing the accounts आपने क्या पॉलिसीज अडॉप्ट की, क्या मेथड्स लगाए, क्या चेंजेस की, क्या मेथड्स में चेंज आया नॉन करंट एसेट के लिए,
इंटेंजिबल्स के लिए चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, प्रोविजंस के लिए, इन्वेंट्री के लिए बेटे उसको लिखना जरूरी है, दैट इज डिस्क्लोजर। तो आप पहले उसको लिखें, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। डिस्क्लोजर नोट्स ऐसे ही बनाए जैसे डायग्राम मैंने बनाया बेटे। डिस्क्लोजर नोट्स, नॉन करंट एसेट्स, इंटेंजिबल्स, प्रोविजंस, इन्वेंटरी, इन सब के ऊपर डिस्क्लोजर नोट्स बनाने हैं। It means what are the accounting policies you have adopted, what are the methods you have followed, what are the changes in the method, which method you have done for that, what are the changes in that, what are the how the change is there in the balance of non current assets। उन सभी बातों को इसके अलावा भी होती हैं, वो हम F7 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में करेंगे। आइए जी, आइए सर कहाँ पर आना है बेटे। मैंने इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें आपके लिए बनाई हैं कि मैं क्या बताऊँ। ये देखिए जी, आपके पास अगर यूज नोट्स हैं तो यू कैन सी डायरेक्टली फ्रॉम द यूज नोट्स आई हैव प्रिपेयर्ड द फॉर्मेट फॉर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। द स्टेटमेंट विच यू हैव प्रिपेयर्ड बेटे, मैंने उसको बनाया। मैं चाहता तो यहाँ से दिखा सकता था, मैंने नहीं दिखाया बेटे। जब तक मैं नहीं करूँगा तो आप कैसे करेंगे। मैं बैठ के पढ़ाऊँगा तो आप तो लेट के पढ़ेंगे, आप तो बेशरम हो। और मैं नहीं बनाऊँगा तो आप बिल्कुल बनाने वाले ही नहीं हो, इसलिए मैंने बनाया बेटे। करंट एसेट्स, इन्वेंट्रीज, दिस टोटल एसेट्स, इक्विटी लायबिलिटी, इक्विटी, शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी अभी बनाया, शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम, रिवैल्यूएशन सरप्लस, रिटेन अर्निंग, ओपनिंग बैलेंस, ऐड, लेस, क्लोजिंग बैलेंस। मेहनत की है बेटे, ऐसे थोड़ी आपके सामने ऐसी कर दी है। नेक्स्ट क्लास से हम लेक्चर्स करेंगे, एडजस्टमेंट्स भी बता दिए आपको मैंने। अब मैं क्या करने वाला हूँ बेटे, क्वेश्चंस करूंगा सीधा, लेकिन आपको मैंने कुछ और भी बताना है बेटे। अभी आइए देखो जी, बैलेंस शीट देखो, आई हैव प्रिपेयर्ड आई एम टेकिंग दीज लेक्चर्स। ये एक्चुअली मैं किसी और कोर्स में भी ले रहा हूँ, तो मैंने वहाँ पे बड़ा प्यारा और डिटेल में बताया। नाउ दिस वी विल बी यूजिंग इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग F7। अभी नहीं कर रहा, ये तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, F7 में करेंगे। बट आज हल्का सा ग्लिम्स दे रहा हूँ, द IAS1 विच वी आर फॉलोइंग एंड द SOCI विच वी आर फॉलोइंग। क्या लिखा हुआ है बेटे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। रेवेन्यू है ना बेटा, हमने लिखा था ना खाली रेवेन्यू। तो आप ये बताइए रेवेन्यू में क्या क्या आइटम्स आएंगी। अभी इतना डिटेल में तो नहीं आना, स्टिल मैं थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। सेल ऑफ गुड्स आएगा, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आएगा, अदर इनकम्स आएंगे, इनकम फ्रॉम सर्विसेज आएंगे। इन सभी को ऐड कर दिया तो रेवेन्यू आ गया। अभी आप रेवेन्यू मानिए, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है जी। आगे नेट इनकम आ जाएगी। अब बेटे आपको मैं धीरे धीरे, जब आप बड़े होंगे ना, अभी बहुत छोटे हैं, तो वी कैन शो द कॉस्ट ईदर ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन वाइज। बेटे फंक्शंस 3 होते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिस्कस करेंगे। प्रोडक्शन फंक्शन, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, सेलिंग फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, वो हम उसमें करेंगे। तो वी कैन ऑल्सो बाइफिकेट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर और ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। अभी जो मैंने बताया उसको मैंने आपको बताया ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। कॉस्ट ऑफ सेल्स पहले लिखा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट लिखा, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट लिखा। बट आप नेचर के हिसाब से भी कर सकते हैं। ये फॉर्मेट्स हमने देखे इनकम स्टेटमेंट के, वी कैन ऑल्सो फॉलो दीज फॉर्मेट्स। बड़ी मेहनत की है बेटे, आपको क्या पता क्या मेहनत क्या होती है बेटा, आपको क्या बताऊँ। ये देखिए, I think I have told you, firstly we will write down sales, then cost of sales, then gross profit, then selling goods, administrative and distribution expenses, then it is actually में इसको हम कहते हैं EBITDA। जब आप F7 में करेंगे ना, तो हम इसको डेप्रिसिएशन से पहले निकालेंगे, उसका नाम है EBITDA, EBITDA, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। फिर हम डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन लेस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर आएगी EBIT, अबिट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो बताया था, उसमें से इंटरेस्ट लेस करेंगे तो EBT। बेटे बड़ी मेहनत की है। अब ये नो डाउट आपको एक आइडिया देने के लिए मैंने बताया कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद बेटे बैलेंस शीट को लेकर तो हद ही कर दी मैंने तो बैलेंस शीट के एक्से कर डाले, पोस्टमार्टम कर डाले बेटे। ऐसे ऐसे फॉर्मेट्स बना दिए, ऐसे ऐसे बैलेंस शीट्स, ऐसे ऐसे फ्लो चार्ट्स बना दिए कि आप हैरान हो जाएंगे बेटे। फ्लो चार्ट को देखकर ही हैरान हो जाएंगे कि इतनी मेहनत। प्यार है ना आपसे, क्या करूँगा। तो बेटे आपको मैंने बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाया, सोर्सेज ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड देखा। सोर्सेज ऑफ फंड क्या होते हैं, बैलेंस यूजेस ऑफ फंड क्या होते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज। एसेट्स जो होते हैं एप्लीकेशन होते हैं, और सोर्सेज जो होते हैं लायबिलिटीज और कैपिटल होते हैं। ये आइटम्स हमने डिस्कस की थी, ठीक है ना जी, यही तो की थी। तो इसको पहले ज़माने में ऐसे बनाते थे, लेकिन आजकल के ज़माने में हम इसको क्लासिफाइड बैलेंस शीट जैसे बनाते हैं, या
I can also prepare balance sheet as per SOFP on the basis of classified और on the liquidity base. मैंने अभी आपको जो बताई वो liquidity base बनाई. USA में as per US gaps we can also prepare as per classified. But बेटे हम IFRS कर रहे हैं. हाँ सर हमें वही बताओ बेटे, हमने लिक्विडिटी बेसिस बताया. जैसे मैंने पहले नॉन करंट लायबिलिटी लिखा, फिर करंट लायबिलिटी लिखा, ये इट इज ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी. तो अभी आपको इतना डीप में नहीं जाना, इतना डिटेल में नहीं जाना, बट स्टिल फॉर्मेट्स को समझना है. फॉर्मेट्स को एक बार लेक्चर 4 अटेंड करने से पहले खुद प्रिपेयर करना है, 2-3 बार बनाओ बेटे. मजा तभी आएगा जब सच में आप मेहनत करेंगे और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होंगे. दिस इज लेक्चर नंबर 3 बाय भूपेश आनंद. मैं अब लेक्चर नंबर 4 में और लेक्चर नंबर 5 में आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराने वाला हूं इन सभी के ऊपर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर. बेटे बिल्कुल तैयार रहना. आप वो अगर एंट्रीज नहीं लिखी ना एडिशनल इन्फॉर्मेशन वाली, वो 7 एंट्रीज डेप्रिसिएशन की, इन्वेस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक की, इन्वेंट्रीज की, प्री पेमेंट की, आउटस्टैंडिंग की, अक्रूवल की, प्रोविजन की, इरिकवरेबल डेट की, तो लिख लेना और फॉर्मेट एक बार और बना लेना. अच्छा रहेगा बेटे. मिलते हैं. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल.